नीलम की शादी को अभी 3 महीने ही हुए थे। तब से वो अब सावन के महीने में अपने मायके आई थी, रक्षाबंधन पर अपने 2 छोटे भाइयों को राखी बांधने के बाद अपने ससुराल लौट जाना था। रक्षाबंधन 10 अगस्त को था। 3 अगस्त को जब वो घर में माँ के साथ कामकाज में हाथ बटा रही थी, तभी उसके मोबाइल पर की घंटी बजी। वह काम छोड़कर कमरे में गई और मेज पर रखे मोबाइल को उठाकर देखा। फोन उसके पति बाबूराम का था। उसने तुरंत कॉल रिसीव किया। उसके हेलो कहते ही बाबूराम की आवाज सुनाई दी, नीलम तुम दातागंज आ जाओ, मैं तुम्हें गोपाल सिद्धि का मेला दिखाकर लाऊंगा। नीलम ने बहाना बनाकर उसे टालने की कोशिश की, पर बाबूराम बोला, देखो नीलम, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा, इसलिए आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। बाबूराम ने अधिकार भरे शब्दों में अपनी बात कहकर फोन रख दिया। नीलम को बाबूराम पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। 3 महीने में वो उसे जितना जान पाई थी, उसे लगता था कि बाबूराम उसे पसंद नहीं करता, लेकिन वो उसका पति था और जिद कर रहा था, इसलिए जाना उसकी मजबूरी थी। उसने अपनी माँ को बताया और फिर अपनी छोटी बहन संगीता को साइकिल में बैठाकर दातागंज चली गई। जब देर शाम होने पर भी नीलम संगीता के साथ वापस नहीं आई तो उसकी माँ को चिंता हुई। माँ ने यह सब अपने पति हरभजन को बताया। तब हरभजन ने नीलम और संगीता की खोजबीन चालू कर दी। नीलम के ससुराल में फोन करके पता किया तो वो दोनों वहाँ भी नहीं थे। बाबूराम भी घर पे नहीं था। हरभजन का परिवार बदायूं जिले का था। दातागंज क्षेत्र के गांव केशवपुर में रहता था। उसकी 2 बेटियां थी और 2 बेटे। जब 2 दिन तक खोजबीन करने के बाद भी बेटियों का कुछ पता नहीं चला, तब उसने थाना दातागंज में बाबूराम के खिलाफ बाबूराम ने ही फोन कर नीलम को बुलाया था। दातागंज के थाना प्रभारी विपिन कुमार ने बाबूराम के बरेली के थाना कैंट क्षेत्र में के गांव भुवपुर स्थित घर पर दबिश दी तो वो घर पर नहीं मिला। इस पर विपिन कुमार ने बाबूराम के मोबाइल फोन को सर्विलांस पर डाल दिया। 9 अगस्त को विपिन कुमार को बाबूराम के ढोला घाट पुल पर होने की सूचना मिली तो वह पुलिस टीम के साथ वहां जा पहुंचे। बाबूराम वहां मिल गया। पुलिस उसे गिरफ्तार करके थाना ले गई। थाने में जब उसे पूछताछ की गई तो उसने बताया कि उसने अपनी पत्नी नीलम और साली संगीता को उन्हीं के दुपट्टे से गला घोटकर मार दिया था और दोनों की लाशें ढाका गांव में उसके मामा के गन्ने के खेत में पड़ी हैं। ढाका गांव दातागंज से 40 किलोमीटर की दूरी पर था और जिला बरेली के थाना बिसरतगंज के अंदर आता था। थाना प्रभारी विपिन कुमार अपनी टीम के साथ बाबूराम को लेकर बिसरतगंज गए। वहां से वो स्थानीय पुलिस के साथ ढोका पहुंचे। बाबूराम के मामा के खेत खोजबीन की गई तो नीलम और संगीता की सड़ी गली लाशें कंकालनुमा हालत में वहीं पड़ी थीं। पुलिस ने प्राथमिक कार्रवाई करके दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। इसके बाद दातागंज पुलिस बाबूराम को लेकर थाने आ गई। थाने में पूछताछ के दौरान बाबूराम ने हत्या के पीछे की जो कहानी बताई वो नाजायज रिश्ते को अपनी जिंदगी समझने वाले एक शख्स के खूनी खेल की कहानी थी, जिस पर उसका शिकार बनी उसकी खुद की बीवी नीलम और साली संगीता। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं एक गुजारिश करूंगा कि जिसको भी वीडियो अच्छी लग रही हो प्लीज एक लाइक कर दे और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज एक सब्सक्राइब कर दें। चलिए आगे बढ़ते हैं। महानगर बरेली के थाना क्षेत्र के गांव भगवापुर निवासी खजनलाल किसान का सबसे छोटा बेटा था बाबूराम। पेशे से किसान हरभजन के पास 7 बीघा जमीन थी, उसी से उसके परिवार का भरण पोषण होता था। बाबूराम ने इंटर तक पढ़ाई की थी। इसके बाद वह पिता के साथ खेत के काम में हाथ बटाने लगा था। बाबूराम का नैनीहाल बरेली के डाका गांव में था। उसके मामा की 3 बेटियां थीं, जिनमें गीता, बदला हुआ नाम, सबसे बड़ी थी। 18 साल की गीता देखने में बहुत खूबसूरत थी। बाबूराम अक्सर अपने मामा के घर आता रहता था। गीता से उसकी खूब पटती थी। दोनों के बीच भाई बहन का रिश्ता था। बचपन में एक दूसरे के साथ खेले थे, इसलिए एक दूसरे को काफी घुल मिल गए थे। जब दोनों जवान हुए तो बाबूराम को गीता की खूबसूरती कुछ अलग ही नजरिए से पसंद आने लगी थी। वह गीता पर ही नजरें हटाने की कोशिश करता, लेकिन उसका दिल उसे ऐसा करने की इजाजत नहीं देता था। बाबूराम ने बहुत कोशिश की कि वह इस रिश्ते की मर्यादा को बनाए रखे, लेकिन दिल के मामले में उसका बश नहीं चल पाया और वो कोशिश करके हार गया। बाबूराम ने महसूस किया कि वो गीता को चाहने लगा है। उसको देखने से उसके दिल को सुकून मिलता है और आंखों को ठंडक मिलती है। गीता जब उसके साथ नहीं होती तो उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। उसको बिना जीने की कल्पना भी उसके लिए बेईमानी सी लगती। लेकिन गीता का साथ पाने की उसकी ये इच्छा तभी पूरी हो सकती थी जब गीता भी प्यार का जवाब प्यार से दे। काफी सोच विचार के बाद बाबूराम ने फैसला किया कि वो गीता को अपनी दिल की बात जरूर कहेगा। गीता की वजह से वो अक्सर अपने ननिहाल में ही पड़ा रहता था। बार बार उसके संपर्क में रहने के कारण
गीता भी उस आकर्षण में बस ही गई थी। बाबूराम के साथ रहते रहते उसे दुनिया की सुध भी नहीं रहती थी। एक दिन गीता अपने कमरे में बैठी हुई थी, तभी बाबूराम आया। वह मन ही मन ठान कर आया था कि आज गीता को अपने दिल की बात जरूर कहेगा। वह उसके पास बैठे हुए बोला, गीतू, आज मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। गीता ने उत्सुकता से पूछा, क्या कहना चाहते हो, बताओ। बाबूराम बोला, मुझे डर है कि तुम बात सुनकर नाराज हो जाओगी। गीता बोली, पता तो चले ऐसी कौन सी बात है जिसे कहने से तुम इतना डर रहे हो। बाबूराम बोला, गीता, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ, क्या तुम मेरे प्यार को अपनाओगी। बाबूराम ने गीता का हाथ पकड़कर एक झटके में सब बोल दिया। यह सुनकर गीता के होश उड़ गए। वो चौंक गई। उसने अपने कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। तब बाबूराम बोला, हाँ गीतू, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। गीता बोली, ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? अच्छी तरह जानते हो हमारे बीच भाई बहन का रिश्ता है। बाबूराम बोला, गीता, मैंने कभी तुम्हें अपनी बहन की नजर से नहीं देखा। मुझे अपने प्यार की भीख दे दो, मैं तुम्हारे लिए पूरी दुनिया से लड़ जाऊंगा। गीता बोली, हम समाज की नजर में भाई बहन हैं। जब लोगों को पता चलेगा तो वो हमें कभी एक नहीं होने देंगे। तुम किस से लड़ोगे? यह सुनकर बाबूराम बोला, मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता, बस तुम एक बार हाँ कर दो। ठीक है, तुम इतना बोल रहे हो तो मैं तुम्हें सोचकर जवाब दूंगी। गीता ने उसे टालते हुए कहा, ठीक है, कल सुबह मुझे बरेली जाना है, शाम तक लौट आऊंगा। जब तक तुम सोच लेना और मुझे अपना जवाब बता देना। कोशिश करना तुम्हारा जवाब मेरे हक में हो। इतना कहकर बाबूराम कमरे से बाहर चला गया। रात के खाना खाने के बाद गीता जब बिस्तर पर लेटी, उसकी आंखों में नींद नहीं थी। उसके कानों में बाबूराम के बोले हुए शब्द गूंज रहे थे। उसने अपने दिल में झांकने की कोशिश की तो उसे लगा कि वह भी बाबूराम से प्यार करती है, लेकिन भाई बहन के रिश्ते की वजह से वह अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रही है। अब जब बाबूराम प्यार की बात कर रहा है तो उसे पीछे नहीं हटना चाहिए। जिंदगी में सच्चा प्यार हर किसी को नहीं मिलता। ऐसे में वह बाबूराम को प्यार को क्यों ठुकराए। काफी सोच विचार करने के बाद उसने फैसला लिया उसे क्या करना है। अगले दिन सुबह गीता के लिए कुछ अलग सी थी। बाबूराम के प्यार में डूबी गीता खोई खोई सी थी, लेकिन किसी को भनक तक नहीं थी कि उसके मन में क्या चल रहा था। गीता को बेसब्री से बाबूराम के वापस लौटने का इंतजार था। बाबूराम रात को लगभग 9 बजे वापस लौटा और घर में लोगों से मिलकर गीता के कमरे में गया। उसने आते ही गीता से पूछा, गीतू, जल्दी बताओ, तुमने क्या फैसला किया। बाबू, मैंने रात भर काफी सोचा और फैसला लिया है। कि गीता ने अपनी बात बीच में ही रोक दी। यह देखकर बाबूराम के दिल को धड़कन तेज हो गई। वह गीता का हाथ पकड़कर बोला, बोलो गीतू, मेरी जिंदगी तुम्हारे फैसले पर ही टिकी हुई है। तुम्हारे इस तरह चुप हो जाने से मेरा दिल बैठा जा रहा है। बाबूराम की हालत देखकर गीता एकाएक खिलखिलाकर हंस पड़ी। इस तरह हंसते हुए देख बाबूराम ने उसकी तरफ सवालिया निगाहों से देखा तो वह बोली, मेरा फैसला तुम्हारे हक में है। यह सुनकर बाबूराम खुशी से झूम उठा। उसने गीता की बाहों में भर लिया। गीता खुद को उसे छुड़ाते हुए बोली, अपने ऊपर काबू रखो। अगर किसी ने हमको इस तरह देख लिया, हमारा प्यार शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। क्या करूंगी तू? तुम्हारा फैसला सुनकर मैं पागल सा। हमारी शादी जरूर होगी और कोई भी हमें नहीं रोक पाएगा। यह तो बात की बात है। वैसे हमारे बीच जो भाई बहन का रिश्ता है, यह एक तरह से अच्छा ही है। इससे जल्दी हमारे ऊपर कोई शक नहीं करेगा। गीता भी बाबूराम की बातों से सहमत हो गई और फिर उस दिन से दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। दोनों एक दूसरे के साथ घूमने और फिल्म देखने जाते थे। बाबूराम और गीता मामा फूफा के बेटा बेटी होने की वजह से भाई बहन लगते थे। इस समय दोनों के बीच जो कुछ भी चल रहा था, इसे प्यार नहीं कहा जा सकता। दोनों बालिग थे, इसलिए नासमझी भी नहीं। फिलहाल उनके बीच पक रही खिचड़ी की खुशबू बाहर पहुंची तो लोग तरह तरह की बातें करने लगे। धीरे धीरे खबर दोनों के घर वालों तक पहुंच गई। सच्चाई का पता चलते ही दोनों के घर वालों में कोहराम मच गया। परिवार के लोगों ने एक साथ बैठकर दोनों को समझाया, रिश्ते की दुहाई दी, लेकिन उन दोनों पर कोई असर नहीं हुआ। हालांकि घर वालों के सामने दोनों ने उनकी हाँ में हाँ मिलाया और एक दूसरे से न मिलने का वादा किया। उस वादे को उन दोनों ने कुछ दिन तक निभाया भी, लेकिन कुछ दिन बाद वो दोनों फिर मिलने लगे। ऐसे में बाबूराम के पिता उसकी शादी भव्वापुर गांव के एक परिचित ने उन्हें बदायूं जिले में के गांव केशवपुर निवासी हरभजन की बेटी नीलम के बारे में बताया। यह बताने वाले परिचित हरभजन के एक रिश्तेदार था। नीलम को घर में पूनम के नाम से बुलाते थे। वह दातागंज के चिरौंजी लाल इंटर कॉलेज में इंटर की छात्रा थी। नीलम बहुत ही सरल और शांत थी। वह बालिग हो चुकी थी, इसलिए उसके पिता को उसके विवाह की चिंता सताने लगी थी। जब नीलम के लिए बाबूराम का रिश्ता आया तो वो मना नहीं कर सका। उसके बाद सब कुछ इतना जल्दी तय हुआ कि उसे इतना वक्त ही नहीं मिला
कि वो बाबूराम और उसके परिजनों के बारे में पूछताछ कर सके। बाबूराम के घर वाले तो कुछ जानना ही नहीं चाहते थे। वह जल्दी से जल्दी बाबूराम की शादी कर उसे इस बंधन में बांधना चाहते थे। इसलिए वह गीता से सारे रिश्ते तय होने के बाद इस साल 16 मई को उन दोनों का विवाह हो गया। नीलम अपने मायके से विदा हो गई और अपने ससुराल आ गई, लेकिन बाबूराम ने उस पर कोई रुचि नहीं दिखाई। बाबूराम पर तो गीता की दीवानगी छाई हुई थी। वो किसी हाल में उससे अलग नहीं होना चाहता था। वह अपनी शादी होने से तो नहीं रोक पाया था, लेकिन शादी के बावजूद वह नीलम को अपनी पत्नी नहीं मानता था। इसलिए वह उसके साथ बेरुखी से पेश आने लगा। वह बात बात पर उस पर चिल्ला देता था, उसे उल्टा सीधा बोलता। उसकी हरकतों से नीलम समझ गई थी कि वह उसे पसंद नहीं करता। जरूर उसने मजबूरी में ये शादी की है। दूसरी ओर बाबूराम गीता से मिला तो उसने नाराजगी जताई और याद दिलाया कि उसने हमेशा उसी का रहने का वादा किया है, वो उसे कैसे भूल गया। बाबूराम ने उससे कहा कि उसने अपने वादे को नहीं भूला है। गीता के अलावा वह किसी और को अपनी जिंदगी नहीं बना सकता। लेकिन जब गीता ने नीलम को अपने रास्ते का रोड़ा बताया तो बाबूराम ने उससे कहा कि वो इस रोड़े को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा देगा। इसके बाद बाबूराम ने नीलम की हत्या की साजिश रचना शुरू कर दी। सावन में जब नीलम अपने मायके आई तो बाबूराम ने अपनी साजिश को अंजाम देने का फैसला कर लिया। उसने अपनी प्रेमिका के ही गांव में उसके पिता के खेतों को ही नीलम का मृत्यु स्थल चुना। 3 अगस्त को बाबूराम ने नीलम को फोन करके कहा कि वो दातागंज आ जाए, वह उसको गोपाल सिद्धि का मेला दिखाकर लाएगा। नीलम ने आनाकानी की, लेकिन बाबूराम नहीं माना। नीलम को उस पर भरोसा पहले से ही नहीं था, इसलिए उसने अपनी बहन संगीता को साइकिल पर बैठा के दातागंज की ओर चल पड़ी। वहां पहले से ही तय जगह पर बाबूराम उसे मिल गया। वह दहेज में मिली बाइक से आया था। नीलम की साइकिल एक जगह खड़ी करवाकर बाबूराम दोनों बहनों को बाइक पर बैठाकर गोपाल सिद्धि का मेला दिखाने ले गया। जब शाम होने लगी तो वो उन दोनों को बाइक पर साथ लेकर दातागंज से 40 किलोमीटर दूर धाका गांव की ओर चल पड़ा। नीलम ने पूछा तो उसने बताया कि वहां जरा मामा से थोड़ा काम है। इसी बहाने वो मामा के अन्य परिवार घर वालों से भी मिल लेगी। उसके उस जवाब से नीलम चुप हो गई और उसने कुछ नहीं कहा। बाबूराम ने अपने मामा के गन्ने के खेत के पास गाड़ी रोक दी और नीलम को खेत दिखाने के लिए नीलम को अपने साथ खेत के अंदर लेकर चला गया। नीलम उस वक्त सलवार कुर्ता पहने थी और उसने दुपट्टे को अपने गले में डाल रखा था। बाबूराम ने उसके दुपट्टे से ही उसका गला घोटकर उसकी हत्या कर दी और बेचारी नीलम कुछ न कर सकी। उसके मुंह से आवाज तक मदद के लिए नहीं निकल पाई। इसके बाद वह खेत से बाहर आया और संगीता से कहा कि उसकी बहन गिर गई है, उसके पैर में काफी चोट आई है। यह सुनकर संगीता उसके साथ खेत में चली गई। अंदर पहुंचते ही बाबूराम ने उसी के दुपट्टे से उसका भी गला घोटकर उसकी हत्या कर दी। संगीता की हत्या करना बाबूराम की मजबूरी थी, क्योंकि वह उसे अगर नहीं मारता तो वह सबको अपने बारे में बता देती और बाबूराम पकड़ा जाता। दोनों बहनों की लाशों को वहीं पड़ा छोड़ बाबूराम अपने मामा के घर आ गया। वहां गीता को नीलम और संगीता की हत्या कर देने वाली बात बताई। देर रात वह मामा के घर से निकला और अपने घर पहुंचा। वहां उसको पता चला कि उसके ससुर हरभजन को पता है कि नीलम और संगीता बाबूराम के साथ ही गई थी और नीलम के घर वाले पूछ रहे थे कि हमारी बेटी और दामाद कहाँ है। यह सुनकर बाबूराम को अपने पकड़े जाने का डर सताने लगा तो वह घर से फरार हो गया। लेकिन बाबूराम के गुनाहों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा और आखिर वह पुलिस के हत्थे चढ़ गया। थाना प्रभारी विपिन कुमार ने इस केस में धारा 302 और 201 को बढ़ाकर प्राथमिक कानूनी कार्यवाही पूरी कर दी और उसके बाद पुलिस ने बाबूराम को जेल भेज दिया। दोस्तों, अगर ये स्टोरी आपको अच्छी लगी तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करें। साथ ही अगर हमारे चैनल पर आप नए आए हैं तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें।